क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अभी की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और बांदीपुरा में इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। सीमा पार से टेरर फंडिंग को लेकर 10 जगहों पर एनआईए रेड कर रही है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, लेकिन उनसे जुड़ने से पहले हम आपको कुछ और डिटेल्स दे देते हैं। बेंगलुरु में भी एक जगह छापेमारी हो रही है। 8 अक्टूबर को एनआईए ने एनजीओ और ट्रस्ट के जरिए अलगाववादियों के लिए टेरर फंडिंग का केस दर्ज किया था। एनआईए के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था। नीता है हमारे साथ। नीता, पूरा अपडेट दें एक बार फिर से दर्शकों के लिए। ये शारिक, ये 10 जगह पे एनआईए के मुताबिक रेड चल रही हैं, जो श्रीनगर में है, एक बेंगलोर में है और बांदीपुरा में है। एनआईए का कहना है कि ये जो कुछ एनजीओज हैं और जो ट्रस्ट हैं, ये पैसा इकट्ठा कर रहे थे भारत से भी और विदेश से भी चैरिटेबल एक्टिविटीज के नाम पर, और फिर ये जो पैसा है ये अलगाववादी कार्यक्रम करने के लिए और साथ में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये पैसा जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। एनआईए ने ये 8 अक्टूबर को एक फ्रेश केस रजिस्टर किया है, जिसमें धाराएं जो है यूएपीए की भी लगाई गई हैं। एनआईए का कहना है कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई थी कि ये लोग जो हैं ये पैसा डोमेस्टिकली और अब्रॉड से कलेक्ट कर रहे थे। जहां तक सर्चेस का सवाल है, एनआईए के मुताबिक ये जो सर्चेस हैं ये रेजिडेंस पे चल रही हैं। खुर्रम परवेज साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं जेएनके कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के, उनके जो एसोसिएट्स है परवेज अहमद बुखारी, परवेज अहमद माटा और बेंगलुरु बेस्ड एसोसिएट जो उनकी है स्वाति शेषाद्री और प्रवीणा अहंगर, चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्संस एपीडीपी के। ये एक बहुत बड़ी संगठन है जो घाटी में काम करता है। साथ में जो एनजीओ हैं जेके ट्रस्ट के, उनके यहाँ पे भी छापामारी चल रही है। फिलहाल ये छापामारी चल रही है। एनआईए कहना है कि उन्हें काफी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं जिनकी वो तफ्तीश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो सर्चेस चल रही हैं। शुक्रिया नीता। तो सीमा पार से टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी जारी है। एनआईए इस मामले में छापे मार रही है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर से एनसीबी ने ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। एनसीबी ने करिश्मा को समन कर बुलाया था, लेकिन जब वो नहीं पहुंची तो एनसीबी ने उनके घर की तलाशी ली। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि उनके घर से 1 से ज्यादा प्रकार के ड्रग्स मिले, लेकिन उनकी मात्रा ज्यादा नहीं। सुशांत केस की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद ड्रग्स से जुड़ी ये जांच शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। करिश्मा के घर से ड्रग्स मिलने के बाद एनसीबी अब करिश्मा की तलाश में है। सुनील है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, इस मामले को आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं और जहां तक मुझे भी याद है करिश्मा से शायद एक बार पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद से वो फरार है या फिर क्या है, और इस पूरी कहानी के पीछे की साफ तस्वीर? शारिक, आपको याद होगा कि एक चैट लीक हुआ था करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच, जिसमें दीपिका पादुकोण पूछती हैं कि माल है क्या, तो करिश्मा प्रकाश कहती हैं कि हाँ है, लेकिन मेरे पास नहीं है, बांद्रा में है। और वो कहती हैं कि हैश चाहिए, वीड नहीं, ऐसा दीपिका उसके बाद जो है 26 सितंबर को यहाँ मुंबई में एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई थी दीपिका पादुकोण से भी और करिश्मा प्रकाश से भी, लेकिन उसके बाद बात आई गई हो गई और कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन अब जो जानकारी मिली है, कल जो एनसीबी सूत्रों ने बताया है वो ये कि जो लोग पकड़े गए थे 16/2020 के केस में, उसमें से एक आरोपी है। उसके जानकारी से पता चला है कि करिश्मा प्रकाश को वो ड्रग्स सप्लाई किया करता था। उस सूचना के आधार पर करिश्मा प्रकाश के घर पर कल छापा मारा गया वर्सोवा में, और वहां से चरस और सीबीडी ऑयल की बहुत ही अल्प मात्रा बरामद हुई। लेकिन करिश्मा प्रकाश सामने नहीं आई, वो नहीं मिली। उन्हें समन किया गया था, वो नहीं आई, इसलिए फिर से आज के लिए उन्हें समन किया गया है और आज भी अभी तक वो नहीं आई है, उनका इंतजार हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि करिश्मा प्रकाश को सूचना मिल गई थी कि एनसीबी आ रही है, वो घर से चली गई और अभी तक वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो सामने नहीं आ रही हैं और एनसीबी तलाश कर रही है। यानी जिस मामले को हम समझ रहे थे कि वो खत्म हो गया है, दीपिका पादुकोण की पूछताछ हुई थी, उसमें जया साहा की पूछताछ हुई थी, करिश्मा प्रकाश की पूछताछ हुई थी, श्रुति मोदी के साथ पूछताछ हुई थी और साथ ही शिमोन से भी पूछताछ हुई थी, वो मामला फिर से कहीं न कहीं खुलता नजर आ रहा है इस 16/2020 के केस में करिश्मा प्रकाश के जरिए। सुनील, जैसा आप बता रहे हैं कि छापे कल पड़े हैं, यह मामला थोड़ा पुराना है, कई हफ्ते गुजर गए हैं, ऐसे में इतना वक्त एनसीबी ने क्यों लिया अगर वो सस्पेक्ट थी और उनका चैट वायरल हुआ था? देखिए, संदिग्ध थी, चैट वायरल हुआ था, उसी साथ में पूछताछ हो चुकी थी।
लेकिन एनसीबी जो है, सिर्फ ये जो लोग थे ये एक तरह से कंज्यूमर में है, जो कि ड्रग्स को लेते हैं। एनसीबी चाहती थी कि कोई ड्रग सप्लायर मिले जिनसे ये सप्लाई लेते थे, तब जाके मामला मजबूत बनेगा और साथ ही कहीं न कहीं जब्ती दिखाई जाए। तो ये उनमें कहीं सफलता मिली है कि इस मामले में जो ड्रग्स पेडलर अब तक पकड़े गए हैं उनसे एक संबंध निकला है और उस जानकारी के आधार पर जब छापा मारा गया तो ड्रग्स भी बरामद हुआ है, हालांकि अल्प मात्रा में बरामद हुआ है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि दोनों मामले अलग हैं। रिया चक्रवर्ती और इस संदर्भ में देखें, अगर हाईकोर्ट के फैसले को देखें तो रिया चक्रवर्ती ने जो भी किया वो सुशांत के लिए किया, वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन यहाँ पे करिश्मा प्रकाश जो है दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, यानी इसमें एक आर्थिक फायदा भी कहीं नजर आ रहा है। जब आर्थिक संबंध नजर आएगा तो मामला सिर्फ कंज्यूमर का नहीं हो जाता है, कंज्यूम करने का नहीं हो जाता है, व्यावसायिक हो जाता है, जो कि ज्यादा गंभीर आरोप लगता है करिश्मा प्रकाश को। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से समझाने के लिए। वहीं रिया चक्रवर्ती ने मुंबई हाईकोर्ट से अपील की है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन की याचिका को खारिज कर दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू और प्रियंका सिंह ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उनके खिलाफ रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर को बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाथरस कांड की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच करेगी और सीबीआई इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी। अदालत ने कहा कि हाथरस का मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं, इसका फैसला भी मामले की जांच के खत्म होने पर हाईकोर्ट ही करेगा। कोर्ट ने हाथरस के पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। हाथरस कांड में यूपी के अफसरों के रोल को देखते हुए तमाम लोगों के मन में प्रदेश में इसकी सुनवाई पे तमाम आशंकाएं थीं। इसीलिए अदालत में दाखिल याचिका में इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने, केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने और पीड़ित परिवार को बेहतर सुरक्षा की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हाथरस कांड की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। ट्रायल दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला हाईकोर्ट जांच पूरी करने के बाद करेगा और लड़की के परिवार को 1 हफ्ते में सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी। इस पे पीड़ित परिवार के लोगों को राहत मिली है। एज ए पिटिशनर्स काउंसिल मुझे लगता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ठीक किया है, चूंकि चीफ जस्टिस जो है हमसे बहुत ज़्यादा वो हैं और चीफ जस्टिस इस इंडिया के जुडिशरी के हेड हैं, इसलिए वो सोच समझ करके जो काम किए हैं इससे मैं उसका स्वागत करता हूँ। हाईकोर्ट हाथरस की लड़की का शव देर रात पुलिस के जला देने से पहले ही खफा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा भी था कि पीड़िता का शव पुलिस का जलाना उसके मानवाधिकार का हनन है। कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को अंतिम संस्कार से वंचित नहीं कर सकते। जांच के बीच में अफसरों का रेप से इनकार करना गलत था। सरकार इस पर संतुष्ट नहीं कर पाई कि हाथरस के डीएम को क्यों नहीं हटाया गया। पीड़ित परिवार में इस बात से राहत है कि अब सीबीआई उस अदालत को रिपोर्ट करेगी जो पहले ही मामले पे चिंतित रही है। उन्हें उम्मीद है कि जांच के बाद इसका ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। कोर्ट ने भी ये इंडिकेट कर दिया है कि अभी ये चूंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ट्रायल का जो भी ग्राउंड बनेगा हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और इस केस का जो ट्रायल है वो हमें दिल्ली की ही किसी भी कोर्ट में करवाना है। हाथरस कांड में अफसरों का जो भी रवैया रहा है उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी लगता था कि इसके मुकदमे की निगरानी कोई अदालत करे और सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है कि हाईकोर्ट इसकी निगरानी करे। दिल्ली में आशीष भार्गव, हाथरस में अश्विनी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे बोनट पर कहां अटकी ट्रैफिक पुलिस जवान की जान। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक सीसीटीवी सामने आई है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार की बोनट पर ड्राइवर दूर तक लेकर चला गया। व्यस्त बाजार में जब जवान ने रॉन्ग साइड से आ रही कार को रुकने का इशारा किया तो उसने कार रोकने की जगह बचकर निकलने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए ट्रैफिक जवान बोनट पर आ गया, फिर उसे दूर तक ड्राइवर घसीट कर ले गया।
ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें ड्राइवर का पीछा किया। पहले ट्रैफिक पुलिस ने उसे सामने से जाकर रोका। जब कार वाले को लगा कि वो फंस गया है तो उसने गाड़ी चला दी। ट्रैफिक के जवान ने खुद को बचाने के लिए बोनट का सहारा लिया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। पानीपत में देशराज कॉलोनी के रास्ते में जा रही एक महिला पर 2 युवकों ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस के अनुसार युवक महिला का पीछा करता था। महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो युवकों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद युवक बाइक से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रेलवे कंपनी के एक सीईओ मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 2397 करोड़ के स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया। मनिंदर सिंह को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक और कंपनी के मालिक नरेंद्र कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया। नरेंद्र रेलगर के पैसे को शेल कंपनी बनाकर रूट और रीरूट करता था। रेलगर स्कैम में पहले ही ईओडब्ल्यू 5 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुका है। इसी मामले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। आयकर विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और गोवा में 42 जगहों पर छापा मारा। ये छापे संजय जैन और उसके सहयोगियों पर मारा गया। छापे के दौरान 2 करोड़ 37 लाख कैश और 2 करोड़ 89 लाख के जवाहरात जब्त किए गए। आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।